सो इन द लास्ट क्लास हमने कवर करा था हमारे चैप्टर में राइट टू इक्वालिटी क्या होती है एंड राइट टू फ्रीडम क्या होता है। अब हम थर्ड राइट पढ़ेंगे, थर्ड फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका एक एग्जांपल देखा था। जब जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसे पुअर वर्कर्स को हायर कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, लेकिन वो उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं देते। जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने फिक्स करी वो उतना भी नहीं देते। हमने बहुत ही चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हमने फर्स्ट इंसिडेंट पढ़ा था, फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था। सो वो क्या हो रहा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उनकी। कैसे कि आप उनको काम पे रख रहे हो, उनका वो इतना काम कर रहे हैं दिन रात, और जितना उनका हक है आप उससे भी कम उनको दे रहे हो, उससे भी कम। जिसे हम फोर्स्ड लेबर में काउंट करते हैं कि फोर्स्ड लेबर है वो। ठीक है। अब एक तो फोर्स लेबर आपको अलाउ नहीं है कि आप किसी को मिनिमम वेजेस से कम दो। जो पेमेंट, जो वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, आप उससे कम वेजेस किसी को नहीं दे सकते हो। सो ये फर्स्ट फोर्स लेबर का पॉइंट आया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। सेकंड पॉइंट क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है। ह्यूमंस को किडनैप कर लेना, फिर उनको कहीं बेचना पैसे के लिए, वो ह्यूमंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसीलिए सेकंड पॉइंट है हमारा कि ये नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, मतलब उनको बेचा जा रहा है। ट्रैफिकिंग यानी कि उनको बेचा जा रहा है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि किस तरीके से हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। सो ये एक रूल बन गया कि 14 ईयर्स के नीचे अगर कोई बच्चा है, 14 से जिसकी कम उम्र है, वो काम नहीं कर सकता, कहीं कोई भी जॉब नहीं कर सकता। और खास करके तो जो हजार्डियस जॉब्स है, यानी कि बहुत डेंजरस जॉब्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज में, माइंस में, जहां बहुत खतरा होता है उनकी जान जाने का, वहां तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। वहां तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। तो 14 से कम एज वाले बच्चे काम नहीं कर सकते। तीन पॉइंट हमारे बनते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। हम यहाँ पे पिक्चर में भी इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चा यहाँ पे बैठा है, काम कर रहे हैं यहाँ पे स्कूल जाने के बजाय। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं इसकी कंडीशन दिख रही है, कितना पुअर है। जब गरीबी होती है वो हमें हमसे काम करवाती है, हमारी एज जो मर्जी हो, राइट। सो समवेयर इन इस चीज के लिए पॉलिसी बनना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिसी बनेगी कुछ, तो शायद ये काम ना करे। ठीक है। अब वो क्या पॉलिसी बनी है, अब इसको मैं कनेक्ट करूंगी आगे किसी टॉपिक से, इसको याद रखना। फिर हमारा नेक्स्ट फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फोर्थ फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जिसमें हमने तीन पॉइंट पढ़े। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में फोर्स लेबर होता है, 14 ईयर्स से नीचे आप काम नहीं कर सकते। और थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये तीन पॉइंट आपको उसमें मेंशन करना है, और एक कोई भी एग्जाम्पल। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये है कि आप जो रिलीजन फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। आपको उस रिलीजन को फॉलो करने के लिए जो भी वर्शिप करनी है, आपको पूजा करनी है जिस भगवान की, आप कर सकते हो। आपको किसी इंस्टीट्यूशन जाना होगा, यानी कि टेम्पल जाना होगा अगर हिंदू हो। अगर आपको सिख हो या पंजाबी हो, आप गुरुद्वारे जाओगे। ठीक है, आपको मुस्लिम हो तो आप मस्जिद जाओगे, क्रिश्चियन हो तो आप चर्च जाओगे। तो आपको जिस इंस्टीट्यूट में जाना है आप जा सकते हो, जिसे वर्शिप करना है कर सकते हो, जिसमें फेथ रखना है, जिस गॉड में फेथ रखना है, जिस रिवाज में फेथ रखना है, जिस कस्टम में आप रख सकते हो। लेकिन ये सिर्फ जब तक कर सकते हो जब तक आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो। जब तक आप इसे पॉजिटिवली कर रहे हो, वेल एंड गुड। पर अगर आप ट्राई कर रहे हो किसी और रिलीजन को कंडम करने का, उसको बैड दिखाने का, उसके नेगेटिविटी फैलाने का, तो उस समय पे आपके ऊपर केस हो सकता है। फिर आप नहीं कह सकते मेरे पास राइट टू रिलीजन था। राइट टू रिलीजन मतलब आपको जो रिलीजन फॉलो करना है करो, बट आप किसी और को भड़का नहीं सकते। भड़काना नेगेटिव में काउंट होगा और आपको, आपके ऊपर केस हो सकता है उसके अगेंस्ट। अब गवर्नमेंट, अब हम कहते हैं ना 6 फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है अगर आप इलीगली कुछ करो। सेकंड चीज, अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो गलत है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के परस्पेक्टिव से देखा जाए गलत है, जैसे कि सती सिस्टम था हमारा, कब 1829 में इसको बैन कर दिया गया था। सती सिस्टम जिसमें वुमेन को जला दिया जाता था उनके हस्बैंड की डेथ पर, उन्हें जीने का हक ही नहीं था। तो ये एक ऐसा रिवाज था जो कब से फॉलो होते हुए आ रहा था, कब से, बहुत टाइम से, राइट। ये वुमेन के साथ गलत हो रहा था। ठीक है, जिंदा उनको जला देना। तो 1829 में इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उस समय, उन्होंने इसको बंद करा था सती सिस्टम को, विच वाज स्ट्रेंज, बट या दे डिड दिस। सो 1829 में ये एक ऐसा रिवाज था जो कि सब जिसमें बिलीफ रखते थे, फेथ रखते थे, तो वो तो कह सकते थे हमारे पास फेथ है, फ्रीडम ऑफ फेथ। लेकिन ये सिस्टम हटना बहुत जरूरी था। पहली बात तो ये जो फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप है, ये फंडामेंटल राइट बाद में आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना। और सती सिस्टम उस समय हटना जरूरी था, क्योंकि ये एक ऐसा फेथ था हमारा, ऐसा बिलीफ, ऐसी चीज में हमने विश्वास कर लिया था जो हमारी सोसाइटी के वुमेन के लिए सही नहीं था। ठीक है, अगर हम उनके परस्पेक्टिव से देखें तो हमने सती सिस्टम बैन करा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका। तो हम, लेकिन हम बिना किसी को भड़के अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं।
इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सेम पॉइंट, बिना किसी को भटकाए अपना हम रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हो रहा है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन में कि हम किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कराएं, किसी को हम फोर्स ना करें कि तुम कन्वर्ट करो। हम फोर्सफुली, हमारे इंडिया सपोर्ट नहीं करता अगर कोई किसी के रिलीजन को कन्वर्ट करा रहा है, उसके अगेंस्ट भी केस हो सकता है। ओवरऑल इसमें यही था सिर्फ कि कैसे आपको हक है, पहला पॉइंट अपने रिलीजन को फॉलो करने का, दूसरा आपके पास इक्वालिटी है सारे रिलीजन की, तीसरा पॉइंट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो किसी भी ऑफिशियल रिलीजन जिसका नहीं है, हम किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते या किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। ऐसा नहीं है आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, जज बनना है या टीचर बनना है, कुछ भी बनना है उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजन होना आपका जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी पोस्ट चाहिए, कोई प्रोफेशन में कहीं भी जाना है, उसके लिए आपका रिलीजन चेक नहीं किया जाएगा, आपका कुछ भी रिलीजन हो सकता है। सो दैट इज इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। और आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इंडिया हमारा सेक्युलर है, ये टर्म आ सकती है, गोल घुमाकर आ सकता है क्वेश्चन, आपको टर्म दे सकते हैं सेक्युलर, इसकी डिफाइन क्या है ये आपको एमसीक्यू में दे देंगे। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी ऑफिशियल रिलीजन, सो व्हाट विल इट बी कॉल्ड, क्या हम इसे रिपब्लिक कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे, फ्रीडम कहेंगे, या सेक्युलर कहेंगे, सॉवरेन कहेंगे, क्या कहेंगे? तो हम इसको सेक्युलर कहेंगे कि इंडिया मतलब सेक्युलर है, वो सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है। तो ये टर्म पता होना बहुत जरूरी है बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए टर्म, भले यहाँ पे मेंशन नहीं है, कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के 1 मार्कर में आ सकता है, ये इसे मार्क कर लो कि नेम द कंट्री दैट इज सेक्युलर, और ऑप्शन में अगर इंडिया लिखा हुआ है तो यू हैव टू टिक दैट। ठीक है, सेक्युलर मतलब ऐसी कंट्री जो एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती, उसका कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट देती है और हर रिलीजन को एक्सेप्ट करती है, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर बेसिकली कि आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो, आपके कल्चर में कोई भी कस्टम है, रिवाज है, ट्रेडिशन है, उसको फॉलो कर सकते हो। एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि हम सबको हक है एजुकेशन लेने का, अपने कल्चर का एजुकेशन लेने का भी, और किसी भी फील्ड में आपको एजुकेशन चाहिए आप ले सकते हो। ये तो बात होगी मेजोरिटी की। जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके लिए भी सेम चीज है, माइनॉरिटी ग्रुप को भी अलाउ है कि वो अपने, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी को ऐसा फील होने लग जाए कि यार हम तो क्योंकि माइनॉरिटी है तो हमें तो डिपेंड होना पड़ेगा मेजोरिटी पे, हम माइनॉरिटी है तो हमें हमारा कल्चर छोड़ना पड़ेगा, मेजोरिटी के कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेजोरिटी जो लोग है उनका जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो ट्रेडिशन है, पहनावा है, जो फूड कल्चर है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब अगेन इक्वालिटी होगी, जितनी भी डाइवर्सिटी है इंडिया में, खास करके इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बट जितनी कोई भी किसी भी कल्चर को कोई बिलोंग करता है उसे अपना कल्चर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सोचकर कि हम माइनॉरिटी है। ठीक है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं आगे, कैसे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप कर कर, उससे क्या होगा, वहां पे वो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं जिसमें वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी स्टडी दे रहे हैं। एंड ये माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली, जितने भी है ऑल माइनॉरिटीज या रिलीजियस ग्रुप जो माइनॉरिटी में है, जिनका रिलीजन माइनॉरिटी में है, वो सेटअप कर सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्यों? अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए, ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है, इसलिए उनको मेजोरिटी का कल्चर अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने खुद के कल्चर को प्राउडली एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व करके आगे प्रमोट भी कर सकते हैं, ताकि वो कभी खत्म ना हो, ताकि वो कभी वेनिश ना हो। ठीक है, ये हमारा लास्ट था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारा लास्ट 6th राइट था। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स कर लिए, 6 में मैंने आपको पॉइंट्स मार्क कराए, आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं, एक एक एग्जाम्पल सब में लिखना है। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलग है, इसमें क्या है, रेमेडीज मतलब सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा, राइट? अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें सॉल्यूशन ही देती है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution. Very important one marker. सबसे पहले अगर फिलअप्स में आ जाएगी, कौन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कौन कंसीडर करता है एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो आंसर इज डॉक्टर अंबेडकर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्यों करते हैं ऐसा, वाई, सो आप ये लिखोगे 2 मार्कर या 1 मार्कर में, क्यों करते हैं वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कंसिडर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों? बिकॉज this right gives a citizen the right to approach a high court or the supreme court to give any of the fundamental rights restored in case of their violation. अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हमारे पास ये हक है, ये राइट है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि हमें एक हक देता है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई भी राइट वायलेट होता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, फिर हाई कोर्ट क्या करेगी? इशू करेगी ऑर्डर्स।
अब वो जो ऑर्डर्स इश्यू करेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्पेशल ऑर्डर्स कहलाते हैं, जो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए इश्यू करेगी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इश्यू करेगी, उसे स्पेशल ऑर्डर्स कहते हैं। उन स्पेशल ऑर्डर को हम वन वर्ड में रिट्स कहते हैं। रिट्स, डब्ल्यू इज साइलेंट, रिट्स। ये रिट्स सिर्फ 5 होते हैं, ओनली 5। फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं, रिट्स 5 होते हैं। रिट्स क्या होते हैं? स्पेशल ऑर्डर्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। दिस इज द डेफिनेशन। अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो इसकी शॉर्ट फॉर्म 2 बन सकती है। पहला तो आप ये कर सकते हो कि सीपी, सीपी हम क्यों, सीपी हम क्यों। सी से सर्टियोरारी, पी से प्रोहिबिशन, एच से हैबियस कॉर्पस, एम से मेंडेमिस एंड क्यू से क्यो वोरेंटो। चाहे सीपी हम क्यों ये शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, या आप कर सकते हो एमपी हंसी क्यों, एमपी हंसी क्यों। या तो आप कर सकते हो सीपी हम क्यों, या तो आप कर सकते हो एमपी हंसी क्यों। ठीक है, एमपी बताओ हंसी क्यों। ठीक है, अब मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है। सीपी हम क्यों से भी हम पढ़ सकते हैं, एमपी हंसी क्यों हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। एमपी हंसी क्यों ले लेते हैं। एमपी हंसी क्यों, सबसे पहले मेंडेमस। This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. जब कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है, मान लो कोई पुलिस वाला है, और वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है जहां पे भी उसको ड्यूटी पे होना चाहिए, या जो ड्यूटी उसको करनी चाहिए वो नहीं कर रहा, और वो बल्कि किसी इंडिविजुअल के राइट को हार्म कर रहा है, यानी कि अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना, ग्रज निकालना उसको, ठीक है, अपनी जो ड्यूटी है उसको ऑनेस्टली ना करना, और इंडिविजुअल पे अपनी पर्सनल खुंदक निकालना, ठीक है, उसके राइट को वायलेट करना, दैट इज मेंडेमिस, दैट इज मेंडेमिस। सेकेंड इज एमपी हंसी क्यू में पी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है ये तब इश्यू करता है हाई कोर्ट जब लोअर कोर्ट कोई ऐसा केस ले लेता है जो लोअर कोर्ट के पहुंच के बाहर है, आई मीन उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। जुरिस्डिक्शन मतलब वो उसके अंडर नहीं आना चाहिए, लोअर कोर्ट के अंदर। वो हाई कोर्ट का केस है लेकिन वो लोअर कोर्ट ले रहा है अगर केस, तो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट इश्यू कर सकता है कि लोअर कोर्ट आपने गलत केस ले लिया जो आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है, तो आप वो हमें वापस कर दो केस, वो हम हैंडल करेंगे। ठीक है, थर्ड इज एच, एच फॉर एमपी हंसी क्यों, एच हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिट तब, इस रिट का ये मतलब है ये कोर्ट तब इश्यू करती है जब कोई भी अरेस्टेड पर्सन है। ठीक है, सबसे पहले हैबियस कॉर्पस ये बोलते हैं अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, उस अरेस्टेड पर्सन को आपको कोर्ट के सामने हाजिर करना है। ऐसा नहीं कि सीधा आप ही ने डिसीजन दे दिया और जेल में डाल दिया कि चलो 5 साल जेल, नो, कोर्ट वो डिसाइड करेगा। अरेस्टेड पर्सन को आपको कोर्ट के सामने लेकर आना है, और अगर कोर्ट ने ये फाउंड करा कि उस पर्सन को आपने अरेस्ट करा है कोई गलत रीजन पर, तो उस पर्सन को फिर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अब कर ही लिया अगर अरेस्ट, चलो सजा देनी ही पड़ेगी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने अरेस्ट कर लिया है पर उसका रीजन वैलिड नहीं है अरेस्ट करने का, वो उसने कोई गलती नहीं करी, कोई क्राइम नहीं करा, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। दैट इज हैबियस कॉर्पस। एमपी हंसी क्यों, सी सेरिट्योरारी, दैट इज the court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority of the court. Basically कई बार क्या होता है, मान लो हाई कोर्ट के पास अभी कोई केस नहीं है, ठीक है, तो वो लोअर कोर्ट को ऐसे बोल सकते हैं कि आप हमें कोई केस भेज दो, आपके पास बहुत सारे केस है, हम सॉल्व कर देते हैं। या सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह सकती है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह सकती है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कह सकता है कि अगर आपके पास बहुत सारे केस है, आप कुछ केस, 1-2 केस हमें दे दो ताकि हम जल्दी उसको सोल्व कर पाए, तो उसे कहते हैं सर्टियोरारी। देखो कितना भाईचारा है इनके अंदर, नहीं तब भी इतने सारे केस बचे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, क्यो वोरेंटो पे आ जाते हैं। क्यो वोरेंटो, एमपी हंसी क्यू में लास्ट क्यो वोरेंटो। If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, कई बार ऐसा होता है इलीगली आप डिग्री फेक, मतलब आपने बना ली और आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाके मतलब पढ़ाने लग गए स्कूल में, आपके पास डिग्री है नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत लोग पकड़े जाते हैं, डिग्री है नहीं, तो आप एक क्वो वोरेंटो कोर्ट जो है इश्यू करेगा, ये ऑर्डर आप इश्यू करेगा, ठीक है, और फिर आपको जेल होगी, ऑब्वियसली बात है, आपकी सजा होगी। सो क्वो वोरेंटो इज जब आपके पास किसी चीज की डिग्री नहीं है पर आप वो काम कर रहे हो, लीगली वो काम कर रहे हो या इलीगली वो काम कर रहे हो, तो वो काम पे आपको सजा मिलेगी। बिना डिग्री के, बिना उस, जैसे बहुत लोग आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं ऐसे बहुत पैसा देकर, फिर वो पकड़े भी जाते हैं। सो दिस इज इलीगल, जो 1 साल 2 साल 3 साल जब तक पकड़े नहीं जा रहे मजे कर लेते हैं, बट उसके बाद फिर उनकी सजा ही सजा होती है, उन्हें चक्की पीसनी पड़ती है। ठीक है, अब ये 5 हमारे मेन रिट्स थे।
वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात बोली थी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने रिट्स होते हैं? 5। नाउ एनएचआरसी, एनएचआरसी क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। अगेन 1 मार्कर, ये बॉक्स कोई नहीं पढ़ते हैं बट आई हैव मार्क्ड यू फॉर यू कि 1993 में एनएचआरसी स्टैब्लिश हुई थी। इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये क्या होता है? ये हमारे लिए राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करना है, वायलेट तो नहीं हो रहे, वायलेट हो रहे हैं तो उनके लिए स्टैंड लेना, सजेशंस देना गवर्नमेंट को कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये काम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करती है। Also, there are 2 more definition, PUCL or PUDR. You can also mark it for 1 marker, but they are not that important. But NHRC is important. कब establish हुई थी NHRC? 1993. 1993. Now DPSP. फर्स्ट चैप्टर में इसका नाम आया था DPSP। जब मैंने बोला था सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही इजी है ये। DPSP इज बेसिकली जब हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कमिटी जो पॉलिसीज बनाती है, या वो पॉलिसी बनाती नहीं, पॉलिसी बनाने के सजेशंस देती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, सजेशंस देते रहना। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है? सजेशंस देती है ये, लेकिन वो सजेशंस इट्स ऑन गवर्नमेंट, वो माने या ना माने। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने मान लिया, उसको सही लगा, ओके, वेल एंड गुड, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए है। पर अगर वो ना माने, उसको बजट ना हो उतना या कुछ भी, वो ना माने उस चीज को, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम जाके कोर्ट में केस कर दें कि डीपीएसपी ने ये गाइडलाइन दी, ये सजेशन दिया, इस पॉलिसी बनाने के लिए बोला, क्यों गवर्नमेंट ने इसको फॉलो नहीं करा। हम केस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है डीपीएसपी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इसके लिए एक सेपरेट लिस्ट बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट लिस्ट बनी हुई है जिसमें डीपीएसपी मतलब गाइडलाइंस मेंशन है गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इट्स ऑन गवर्नमेंट वो फॉलो करे या ना करे। सो पहला पॉइंट, सेपरेट लिस्ट बनी हुई है डीपीएसपी की, इट्स अ गाइडलाइन, डीपीएसपी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड इट हैज अ सेपरेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा? आप वीडियो पोस्ट करके लिख लो पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा कि इट इज नॉन जस्टिसेबल, यानी कि हम इसके अगेंस्ट जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट क्यों नहीं फॉलो करी। थर्ड पॉइंट, इट्स ऑन गवर्नमेंट वो फॉलो करे या ना करे, गवर्नमेंट फॉलो करे ना करे या ना करे। अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही, हम उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर है, ये हमारा ऐसा कोई पर्सनल राइट नहीं है कि वायलेट हो रहा है। ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये सिर्फ सजेशंस है। आपको कोई एडवाइस देता है तो जरूरी थोड़ी आप वो एडवाइस फॉलो करो, या कोई सजेशन देता है। कई बार एक कान से सुन के दूसरे से आप निकाल देते हो। हम कई बार ऐसा करते हैं, हमें नहीं लग रही वो वैलिड सजेशन, हम नहीं फॉलो करते, पर सजेशन अगर वैलिड लग रही है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, नाउ so this list of these guidelines is called the DPSP। तो list of these guidelines जिसे DPSP कहते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी, अभी जैसे मैंने बताया सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस है ये। डीपीएसपी क्या है? सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार आई एम रिपीटिंग सो दैट आपको यहीं पे चीजें लर्न हो जाए अच्छे से। अब डीपीएसपी के क्या गोल्स है, ये 3 मैंने मार्क करे हैं। डीपीएसपी के गोल्स क्या हो सकता है, आप खुद से सोचो। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का, हमारे राइट्स जो है प्रोटेक्टेड रहे, हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, या हमारे ऑर्डिनरी राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, कोई हार्म ना हो सोसाइटी में, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती रहे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, सोसाइटी डेवलप करे, ग्रो करे, बस यही डीपीएसपी के गोल्स हैं। अब क्या होता है, कई बार डीपीएसपी के यहाँ पे भी कुछ गोल्स गिवन है, आप कोई भी 2 या 3 याद कर सकते हो, आप खुद से भी बता सकते हो कि वेलफेयर हो ताकि सोसाइटी का, ताकि कोई फंडामेंटल राइट जो है वो हार्म ना हो, किसी का वायलेट ना हो, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिले। ठीक है, 3 पॉइंट तो यहीं पे हो गए। ये कुछ पॉलिसीज जो है आई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसने बोला था? डीपीएसपी ने सजेशन दिया था। डीपीएसपी ने सजेशन दिया था कि इंडस्ट्रीज बनाते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाते हैं ताकि कुछ तो ग्रोथ हो, कम से कम पंचायत सिस्टम हो, उसको हम प्रमोट करें। तो कैसे प्रमोट करें आगे पंचायत सिस्टम को? तो ये पॉलिसी सजेशन डीपीएसपी ने दी और वो लागू भी करा गवर्नमेंट ने। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ सुनती ही नहीं सजेशन, बहुत सारे लॉज जो बने हैं, ये जो पॉलिसीज आई हैं वो डीपीएसपी की सुनकर ही आई हैं, डीपीएसपी के गाइडलाइंस और सजेशन के बेस्ड ही गवर्नमेंट ने करा है। सो ये एग्जांपल्स है उसके दैट यू कैन मेंशन इन योर आंसर। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करें। आपसे पूछा जा सकता है दोनों में रिलेशनशिप क्या है या दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो इस पे एक अच्छा सा आंसर मैंने मार्क किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ वो। अब वो आंसर उसमें लिख सकते हो। वो आंसर देखने से पहले मैं आपको राइट टू प्रॉपर्टी बताती हूँ। ये जो भी पैराग्राफ में लिखा है ना, मैंने आपको सब इन वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, वही इन सब पैराग्राफ्स के अंदर लिखा हुआ है। डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, हम ये वाला आंसर
डिफरेंस आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट मैं आपको भी पॉइंट्स प्रोवाइड करती हूँ कि कैसे आप डिफरेंस लिख सकते हो दोनों के बीच में। बिफोर दैट डीपीएसपी पे सिर्फ इतनी ही डिफाइन काफी है, बाकी मैं आपको जब डिफरेंस बताऊंगी अभी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का, उस पर कवर हो जाएगा। और हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से पिछला टॉपिक वो कवर हो गया, 5 रिट्स होती है उसके अंदर, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो स्टेटमेंट दी वो इंपॉर्टेंट है उसमें। और उससे पहले 6 फंडामेंटल राइट्स हमने करे, और उससे पहले बिल ऑफ राइट्स करा, सबसे पहला टॉपिक था। ठीक है, क्विक रिविजन हुआ। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ, डीपीएसपी कह रही थी कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी हटाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट से हटाना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा जो फंडामेंटल राइट था 7th, वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे हटाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमें मेट्रो बनानी है, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, अब उन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वो लोग तो कह सकते हैं कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी, हम क्यों हटे यहाँ से। तो वो लोगों को हम भले ही कहीं और प्रॉपर्टी दिलाएं, कुछ भी करें, पर हो सकता है कोई इसमें से वहीं रुक जाए कि नहीं, मेरी तो प्रॉपर्टी में क्यों हटूं, मेरे पास फंडामेंटल राइट है, वॉयलेट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन वहां पे हमें बिगर पिक्चर देखनी है। बिगर पिक्चर इज कि पूरे सोसाइटी का वेलफेयर है, पूरी सोसाइटी देखनी है हमें, डेवलप कैसे करेंगे, इसे हम ग्रो कैसे करेंगे। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटाकर उसमें कर दिया, नॉर्मल ऑर्डिनरी राइट्स में कर दिया हमने इसको। ठीक है, सो दैट इनको कहीं और भेजा जा रहा है, इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बस इनका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अगर हम कहीं और भेज रहे तो वॉयलेट हो रहा है, और फंडामेंटल राइट्स तो वॉयलेट हो नहीं सकते। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर कहां पे डाल देंगे, ऑर्डिनरी राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट की लिस्ट पहले 7 थी, अब वो सिर्फ 6 है। ठीक है, अब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट थी उससे हटा देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिसीजन कब लिया, कीवर्ड ध्यान रखना डिसीजन, तो वो 1973 में लिया, बट वो इम्प्लीमेंट कब हुआ, सो इम्प्लीमेंट हुआ 1978 के अंदर। कौन सा अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट। कौन सा आर्टिकल था, 300A आर्टिकल। ठीक है, सो याद रखना कीवर्ड डिसीजन वर्ड है, तो ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो ये डिसीजन हुआ था 1973, इम्प्लीमेंट 1978 में। सो विद दिस हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब मैं आपको क्विकली डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के वो बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या है, और उसी में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे कि अगर दोनों का डिफरेंस नहीं भी पूछा गया, तो सिर्फ डीपीएसपी पे क्वेश्चन आया खाली, तो भी आप वो पॉइंट्स लिख सकते हो डीपीएसपी के अंदर। अगर खाली फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप वो पॉइंट्स लिख सकते हो फंडामेंटल राइट्स में। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिखी है कि फंडामेंटल राइट्स वो स्पेशल राइट्स है जिन्हें स्पेशली मेंशन करा गया है और स्पेशली प्रोटेक्टेड करा गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी में सेम पहले डेफिनेशन लिखी गई कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फिर फंडामेंटल राइट्स हमने बताया हुआ है कि पार्ट 3 में मेंशन है आर्टिकल 12 से 35। डीपीएसपी पार्ट 4 में मेंशन है आर्टिकल 36 से 51। फिर हमने बताया कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और डीपीएसपी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ से बोरो करा इस कॉन्सेप्ट को। फिर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो ऑटोमेटिकली हर एक इंडिविजुअल के पास होते ही होते हैं। मतलब वो इंडिविजुअल ये नहीं देखा था पुअर है, रिच है या कौन है, सबके पास ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड होना, यानी कि सबके पास ये होते ही होते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन डीपीएसपी आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि डीपीएसपी को आप जबरदस्ती इन्फोर्सेबल, यानी कि जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट पे है, वो करना चाहेगी तो करेगी, नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी। पर फंडामेंटल राइट ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मेरा मन करे तो मैं फंडामेंटल राइट 6 में से एक छोड़ दूं, सिर्फ 5 रखूं अपने पास, या 6 में मैं किसी और को भी ऐड कर लूं, 7-8 फंडामेंटल राइट बना लूं अपने। ऐसा नहीं है, 6 फंडामेंटल राइट है, वो 6 की 6 ही रहेंगी। पर डीपीएसपी ऐसा है कि वो कोई गाइडलाइन दे, अगर डीपीएसपी में वो लीगली माने गवर्नमेंट या ना माने, उसकी मर्जी। ठीक है, फिर है जस्टिसेबल। मैंने पहले ही बताया था कि अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, मैं जा सकती हूँ कोर्ट के पास। ठीक है, यानी कि मुझे जस्टिस मिल सकता है। लेकिन डीपीएसपी में आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। आप कोर्ट के पास क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो गाइडलाइन देती है वो लीगली फोर्सेबल है ही नहीं। ये जो भी हमें राइट्स दे रही, गाइडलाइंस दे रही है डीपीएसपी, वो लीगली अगर फोर्सेबल ही नहीं है, तो आप कोर्ट के पास कहाँ जाओगे। आप कोर्ट के पास तो उस चीज के लिए जाते हैं ना जो लीगली फोर्सेबल है, राइट, जो लीगली हाँ आपके पास है, जो ऐसा नहीं है जैसे फंडामेंटल राइट एक है, दो में नहीं है मेरे पास, मैं इस वाले फंडामेंटल राइट को नहीं मानते, राइट टू इक्वालिटी मान लो या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मान लो, ये मेरे मानने से नहीं होगा। वो तो 6 मेरे पास है ही है, मैं प्रैक्टिस करूं ना करूं मेरी मर्जी, बट वो 6 मेरे पास है लीगली। बट डीपीएसपी में जो गाइडलाइंस लिखी होती है वो गवर्नमेंट फॉलो करे ना करे उनकी मर्जी होती है, इसलिए हम इनके अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं।
क्योंकि जैसे हमें कोई सजेशन दे और हम उसे फॉलो ना करें तो अगला बंदा कोर्ट में थोड़ी जाएगा कि गरिमा ने मेरा सजेशन फॉलो नहीं करा, मैंने तो कमेंट करा, मेरी एडवाइस फॉलो नहीं करी। आप नहीं जा सकते क्योंकि वो नेक्स्ट पर्सन की मर्जी होती है। सिमिलरली यहाँ पर बट मैं आपका सजेशन जरूर फॉलो करूंगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्ट इज फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन के लिए होती है। हर इंडिविजुअल के पास उनके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये सिर्फ सिटीजन का सोचते, सिटीजन का वेलफेयर। लेकिन डीपीएसपी स्टेट सिटीजन के साथ साथ वो स्टेट के लिए भी होती है, यानी कि वो वेलफेयर सिर्फ सिटीजन का नहीं सोचती, उसके साथ साथ वो ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट हो, उसकी भी वेलफेयर हो। So ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर डिफरेंस ना भी पूछा जाए, सिर्फ डीपीएसपी पे क्वेश्चन है, तो भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया था इस चैप्टर में है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ये बॉक्स के अंदर है, कोई इसको मिस ना कर दे, इसलिए मैं इस पे स्पेशली इसको लास्ट में भी बता रही हूँ। ये 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जो है 42nd अमेंडमेंट में लिखा गया, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट याद रखना कब, 1976, 1 मार्कर है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई। हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है, कुछ मेजर मेजर, जैसे हमें हमारे एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, हमारी इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। हमें हमारे ब्रदरहुड सिस्टरहुड होना चाहिए हमारे अंदर। तो ये कुछ बातें होती हैं कि एज अ सिटीजन हमें कैसे हार्मनी प्रमोट करनी है, पीस को प्रमोट करना है, अपने इन्वायरमेंट में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी है अपनी कंट्री के लिए। तो कुछ बेसिक ड्यूटीज होती है एज अ सिटीजन, उसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, जो 1976 में अंडर 42nd अमेंडमेंट लिखा गया। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर यही ओवर होता है। आई होप सो आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा और आपको चीजें समझ में आ रही हो। मैं जैसे जैसे हर टॉपिक में जो एग्जांपल बताती हूँ और उसके बाद जो जो पॉइंट मार्क कराती हूँ, अगर आप वो पेपर में लिख के आओगे फॉर श्योर आपकी फुल मार्क्स आएंगे। एंड बहुत कुछ ऐसा है चैप्टर में जो आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको उसको बनाकर आप खुद भी लिख सकते हो। अगर आप एक बार चैप्टर को रीड कर लो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी आपकी कि किस आंसर में क्या लिखना है, हमें पर्टिकुलरली क्या 3 पॉइंट्स लिखने हैं 3 मार्कर में, 5 मार्कर में क्या 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। और डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स का जो भी हमने डिफरेंस देखा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। So with this, if any suggestion, you can comment me down. I'll see you in the next video that is of chapter number 3.